तो इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। लेकिन आखिरकार इसको हम लोग ऐसा क्या कर दें कि सर यही कंडक्टर एक्चुअल में सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगे। -273 डिग्री सेल्सियस ऐसा बोला जाता है कि दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर दैट वी कैन अचीव। इससे कम नहीं जा सकते हम लोग, है ना। तो कूपर भाई साहब ने इसको खोजा था, तो इसीलिए उनके नाम पर ये कूपर पेयर्स पड़ गया। प्लूटोनियम को जितना यहाँ पर दिया नहीं है, उससे ज्यादा प्लूटोनियम तो ये ब्रीड करके दे देता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रीडर। ये ब्रीडर, ये फ्यूल ब्रीड कर देता है तुम्हारे लिए। तुम इस रिएक्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स को तुम क्या करते हो, अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हो, और जहां पर भी तुमको इनको लगाना होता है ये उनको तुम ले आते हो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दे आर द मिनिएचराइज्ड वर्जन ऑफ लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू PW Only IAS। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे सीरीज में, जहां पर हम लोग अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को फटाफट से वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे सामने, यहां पर आप देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो इसमें कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। जैसा कि मैंने आपको कई बार ये चीज बताया है, जैसे कि जो अभी टोकामेक फ्यूजन रिएक्टर है, इस पर ना रिसेंटली काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। एट द सेम टाइम पहली बार हम लोगों को हमारा सेकेंड स्टेज रिएक्टर मिल रहा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो अपने आप में इस बार पहली बार, मतलब आप बोल सकते हो कि हमने स्टार्ट किया है, कोर लोडिंग वगैरह हुई थी। तो मैं इस पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके लिए भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ये जो भारत स्मॉल रिएक्टर्स है, ये बेसिकली आपके 220 मेगावाट के छोटे रिएक्टर से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाते हैं। इनका और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में क्या अंतर है वो सब हम लोग एक बार देख लेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर कुछ सुपर कंडक्टिविटी के लिए कुछ नई चीजें यहां पर आई हैं। कुछ माइक्रोबियल फ्यूल सेल के ऊपर आया है। आपको पता है कि जो पिछली बार है वो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर एक क्वेश्चन आया था, और जायज सी बात है इस बार हमारे लिए इसीलिए माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर फिर LNG प्लांट इतना तो कुछ खास नहीं है, लेकिन बाकी चैप्टर्स, मतलब बाकी टॉपिक्स को भी हम एक बार डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, स्टार्टिंग द सेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी टेक्नोलॉजीज। हियर इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक विद अस, सुपर कंडक्टिविटी एंड LK मटेरियल्स। देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, सुपर कंडक्टर्स कैसे होते हैं। यूजुअली मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे लिए एक कोई भी मान लेते हैं, एक मेटल रॉड लेते हैं हम लोग, है ना। ये मान लेते हैं कि हमारे लिए कोई एक मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड के, चूंकि ये मेटल रॉड है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर दिस इज डेफिनेटली, इफ इट इज मेटल, तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर देखो फिर तो कंडक्टर होना बहुत ही ज्यादा यहां पर ज्यादा तय है। ये एक कंडक्टर हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कंडक्टर हो सकता है। लेकिन आखिरकार इसको हम लोग ऐसा क्या कर दें कि सर यही कंडक्टर एक्चुअल में सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगे। अब आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? सुपर कंडक्टर जहां पर आपका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस क्या होता है? अवरोध जो कि आपके करंट के फ्लो होने में लगता है, वो रेसिस्टेंस आपका 0 हो जाता है। वहां पर आप क्या देख सकते हो? रेसिस्टेंस को 0 देख सकते हो। अब हम लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में ये कंडक्टर के पास ऐसी क्या चीज है जिससे कि इसका रेसिस्टेंस 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। क्यों है भाई? देखो, बहुत ही सिंपल सा है। अगर तुम किसी भी मेटेलिक स्ट्रक्चर की बात करोगे, तो मेटेलिक स्ट्रक्चर के जो एटम्स होते हैं, अगर उनसे करंट पास होता है तो वो अपने आप को एकदम बहुत ही शानदार पैटर्न में एक ऐसा कुछ अलाइन कर लेते हैं, है ना। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल्स। ये सारे मान लेते हैं एटम्स हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर से, यहां पर आप देखोगे कि ये बढ़िया बढ़िया ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से ट्रैवल करते हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जायज सी बात है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ मूव करेगा तो उसके रास्ते में बहुत सारे उसके दूसरे साथी इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ वहां पर इसको ऐसे एटम्स भी मिलेंगे। तो जितनी बार यहां पर ये कोलिजन होता है ना, ये कोलिजन का असर है कि यहां पर हीट डेवलप होती है, और ये जो हीट है ये एक प्रकार का लॉस है हमारे लिए, और यही कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस को जन्म दे देता है। तो ये चीज हम लोग को समझ में आया कि भैया करंट के फ्लो होने में, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने में जो अवरोध है उससे हीट उत्पन्न होती है, हमारा पावर लॉस हो सकता है, और एट द सेम टाइम यहां पर हमारे लिए रेसिस्टेंस जो है वो नॉन जीरो हो सकता है। तो हम लोग को यह समझना चाहिए कि चलो रेसिस्टेंस तो हो गया,
अब सिमिलरली आप सोचो कि जितनी बार ये इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ये जो एटम्स होते हैं दीज एटम्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाइब्रेट करते करते ये और ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करने लगते हैं, तो वाइब्रेशन बहुत तेज होने लगती है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन उतना ज्यादा हीट। आपने देखा होगा कि आपका मोबाइल फोन जब आप चार्जिंग पर लगाते हो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसके जो करंट जहां से पास हो रहा है ना, वो धीरे धीरे करते वाइब्रेट करते वो काफी गर्म हो चुका है। अब दूसरी चीज कि हम लोग सुपर कंडक्टर में क्या करते हैं भाई साहब, हम इसी वाइब्रेशन को नील बटे सन्नाटा कर देते हैं। कैसे? बाय टेकिंग दिस सुपर कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है भाई? एब्सोल्यूट जीरो क्या है? सबसे पहले तो एक टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर कितना है भाई? T इज इक्वल टू 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। इतना फंडा तो आपका क्लियर हो गया भाई। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली, हम अगर किसी भी कंडक्टर को हम अगर एब्सोल्यूट जीरो तक लेके आएंगे तो जो उसका वाइब्रेटिंग एटम था वो फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन एकदम स्मूथली फ्लो करेंगे और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होगा, रेजिस्टेंस लॉस नहीं होगा और हमारा कंडक्टर सुपर कंडक्टर बदल जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस जीरो होगा। इतनी बात तो अपनी तय है। लेकिन आखिरकार ये सुपर कंडक्टर अगर हमें पता है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते भाई? इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? क्यों हम लोग इतने ट्रांसमिशन लॉसेस देखते हैं? भाई साहब, इसको मेंटेन करना आसान थोड़ी ना है। -273 डिग्री सेल्सियस ऐसा बोला जाता है कि दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर दैट वी कैन अचीव। इससे कम नहीं जा सकते हम लोग। ये लास्ट है, एंड है ये नेगेटिव टेम्परेचर का। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये मेटल को इस टेम्परेचर पर रखना कितना बड़ा मुश्किल काम है भाई। कहां से? ऊपर धूप में पूरे तारे जा रही हैं तो आप उसको -273 थोड़ी ना कर दोगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस सुपर कंडक्टर को आपको क्या लेके आना है? तो हमारा अचीवमेंट क्या होगा भाई? जब ये सुपर कंडक्टर हमारे रूम टेम्परेचर पर ही काम करने लगे। और इसी के लिए एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। एक नया जोश के साथ साइंटिस्ट खोज में निकल जाते हैं कि भाई ऐसा सुपर कंडक्टर खोज निकालते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर काम करे, क्योंकि इस टेम्परेचर पर तो हम लोग नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इस पे वर्क करना। वी कैन अचीव सुपर कंडक्टिविटी, लेकिन वी कैन नॉट यूज दिस, वी कैन नॉट अप्लाई दिस ऑन एनी ऑफ द फोर्सेस या फिर कोई भी एप्लायंसेस में हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो यहां पर ये रूम टेम्परेचर तक आने की बात हो रही है। अब यहां पर चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि रिसर्चर ने क्या किया। चाइना और जापान कुछ रिसर्चर थे, उन्होंने एक सुपर कंडक्टिविटी की इंडिकेशन को आइडेंटिफाई किया है जो कि LK99 के नाम से आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हो LK99। तो उन्होंने काफी हद तक बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर वगैरह पर कुछ करने की कोशिश की है। तो रूम टेम्परेचर एग्जैक्टली तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसको हम लोग जरा एक बार समझते हैं। हम लोगों ने देखा सुपर कंडक्टिविटी के बारे में, आप पढ़ोगे तुमको सब समझ में आएगा। अ फेनोमेना वेयर सर्टेन मटेरियल एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर एक चीज और समझना आप लोग। यहीं पर एक चीज का एक इफेक्ट आता है एक्चुअल में हमारे सामने, जिसको हम लोग बोलते हैं माइसनर इफेक्ट, है ना? क्या बोलते हैं भाई? माइसनर इफेक्ट। माइसनर इफेक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि मान लो तुम्हारे पास अगर कोई कंडक्टर है, द मोमेंट दिस कंडक्टर विल एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, इसके पास एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर यहां पर अगर मान लो तुम्हारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके अंदर से भी ट्रैवल कर सकती है ना? ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर सकती है। लेकिन जब भी ये सुपर कंडक्टर, मान लो ये सुपर कंडक्टर है हमारे लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या करेगी? इसके अंदर से कभी भी ट्रैवल नहीं करेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक्सपेल हो जाएगा इसके बाहर। और ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है कई बार रेसिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड भी रेसिस्टेंस क्रिएट करती हैं, है ना? हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि एडी करेंट्स बन जाता है। अब उतना डिटेल में जाना नहीं है अपने आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी ना कर रहे हो आप लोग। तो एडी करेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द करेंट्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ करंट। तो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो आप समझ लो कि ये सारी चीजें सुपर कंडक्टिविटी में इसको निगेट करने के लिए ये बाहर बाहर चला जाता है। इसी चीज को आइडेंटिफाई किया था मेसनर साहब ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। तो जब भी मैं सुपर कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो आपके सामने दो एग्जांपल्स, दो चीजें आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे पास नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे पास नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजें यहां पर आपको सुपर कंडक्टिविटी के लिए पता करना पड़ेगा। ट्रांजिशन। अच्छा, अब एक चीज और है। यूजुअली हम ना ये कर्व देखते हैं, यहां पर देखना। यूजुअली क्या होता है, अगर हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं, हम किसी भी कंडक्टर को उठा लेते हैं तो हमारे लिए ये देखो कैसे बिहेव करता है।
हमारे लिए मान लेते हैं कोई भी नॉन सुपर कंडक्टर है, तो वो कभी भी अगर हम उसको उसका टेम्परेचर कम करते जाएं कम करते जाएं कम करते जाएं कम करते जाएं तो 0 केल्विन तक आते आते उसका रेसिस्टेंस एकदम से ड्रॉप होकर कहां बन जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे कोई स्पेशल एलिमेंट्स निकाल लेते हैं जिसको हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में सुपर कंडक्टर बोलते हैं, वो सुपर कंडक्टर भाई साहब इस 0 केल्विन से पहले ही ऐसी 0 रेसिस्टेंस अचीव कर लेता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। नॉर्मली हमारे लिए नॉन सुपर कंडक्टर भी 0 केल्विन तक आते आते अपनी सुपर कंडक्टिविटी तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने सुपर कंडक्टर लिया तो ये 0 केल्विन से काफी आगे पहुंच जाएगा। तो यहां पर देखो, अगर कोई सुपर कंडक्टर है तो उसको भी ठंडा करते रहे करते रहे करते रहे, और टेम्परेचर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं इसको, एक सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये अपने आप की रेसिस्टेंस को क्या कर देता है, 0 कर देता है, 0 कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो यहां पर मेसनर इफेक्ट के बारे में हमने समझ लिया। करेंटली सुपर कंडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। अब आप समझ सकते हो कि अभी तक हम लोग -250 डिग्री सेल्सियस और इन सब पर चल रहे हैं थोड़े थोड़े पर। तो सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर का क्या है, यहां पर आप ये समझ सकते हो सुपर कंडक्टिविटी हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए या फिर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ जाए। ये 0 डिग्री केल्विन है, याद रखना। अगर यही चीज 0 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि यार ये रूम टेम्परेचर पर अब हमारा सुपर कंडक्टर बनके तैयार है। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे सामने, देखो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी जब भी हम लोग लेके आते हैं तो ऐसे एक्सट्रीम प्रेशर्स पर हमें ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं मिलता जो कि इस सुपर कंडक्टिविटी को अचीव कर पाए। यहां पर एक्चुअल में एक और बात आती है, किसकी बात आती है भाई, कूपर पेयर्स की बात आती है। कूपर पेयर्स के बारे में भी समझा देता हूं मैं आपको कि द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर्स इज हिंडर्ड एट हायर टेम्परेचर। कूपर पेयर्स are the pairs of electrons bound together at low temperature in superconductors enabling resistance free current flow by collective behavior। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अभी तक साइंटिस्ट लोग को ये लग रहा था कि जो अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है दैट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, और इसी की वजह से सुपर कंडक्टर वगैरह सब आ जाते हैं। बट ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही ट्रू होता है। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने 1980s और 90s में जब कुछ ऐसे मटेरियल्स को पार किया, मतलब ऐसे मटेरियल्स को भी खोज निकाला जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर काफी उनका आगे था, मतलब कि काफी काफी पहले ही मिल जा रहा था उनको ये सुपर कंडक्टिविटी, उसके लिए एक्सप्लेनेशन फेल हो गया। तो लोगों ने अभी भी इस पर काफी सारा रिसर्च चल रहा है और दिस इज स्टिल एन ओपन एंडेड डिस्कशन कि फिलहाल अभी जो भी हमारे सुपर कंडक्टर्स हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर अपने सुपर कंडक्टर्स को पाते कैसे हैं, मतलब कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो अपने रेसिस्टेंस को 0 करते कैसे हैं उस पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। ये आज भी डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन यहां पर जो आज के डेट पे अभी जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज कूपर पेयर वाली थ्योरी। इसको भी एक बार समझा देता हूं मैं आपको कि बेसिकली देखो होता क्या है। यहां पर मान लेते हैं कि जब हमारा एक क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो रहा होता है तो जो एटम्स होते हैं, मान लेते हैं यहां पर एक एटम है, ये मान लेते हैं एक एटम का मैं ऐसे ही लैटिस बना देता हूं, और इस जगह पर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से पास हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा। अब बेसिकली कूपर पेयर्स हम लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पेयर सोचो दोनों निगेटिवली चार्ज्ड हैं, दो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कभी भी आपस में क्या अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो कूपर पेयर बनेगा कैसे आखिरकार, तो कूपर पेयर कैसे बनेगा, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि बेसिकली देखो क्या होगा कि जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को यहां से गुजारोगे तो तुम्हारा ये वाला जो है वो इससे खिंच जाएगा, ये वाला इससे खिंच जाएगा, ये वाला भी थोड़ा सा खिंचेगा और ये वाला भी थोड़ा सा खिंचेगा। मतलब इंस्टीड ऑफ हैविंग दिस थिंग, हम लोग इसको कैसे देखेंगे, हम लोग मैं दिखा देता हूं आपके लिए। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के पास होते टाइम पर कैसे देखेंगे भाई, ये हमारे लिए कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर ये सारे के सारे एटम्स जो हैं ये इसके थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे। इस सिचुएशन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिनके पास जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये वापस से स्ट्रेच हो जाएंगे, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सारे स्ट्रेच। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी ये स्ट्रेच होते हैं तो हम लोग अगर रिजल्टेंट तौर पर देखें तो ये पूरा का पूरा एटम्स जो है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल जो है ये बिहेव करने लगता है एक
पॉजिटिव चार्ज के जैसे। अब यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और रिजल्टेंट तौर पर 4 पॉजिटिव्स हैं, तो रिजल्टेंट क्या बन जाते हैं हमारे लिए? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पूरे पार्टिकल में एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होता है, जो कि इसके साथ में अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली जो ये एक नया पेयर बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूपर पेयर, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 आपको यहां दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 यहां दिख रहा है, ये दोनों पेयर बना लेते हैं। और अभी फिलहाल के लिए लोग यही बोलते हैं कि इतना स्मूथ ट्रांजिशन जो होता है बिना 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में भिड़े हुए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से क्यों नहीं भिड़ते हैं? वो इसीलिए नहीं भिड़ते हैं इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर और रेजिस्टेंस 0 शो करते हैं, बिकॉज इन लोगों ने कूपर पेयर्स बना लिया है ना। तो कूपर भाई साहब ने इसको खोजा था, तो इसीलिए उनके नाम पर ये कूपर पेयर्स पड़ गया। तो अब ये थ्योरी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या फिर सुपर कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, बट नॉट ऑन ऑल। तो इसीलिए अभी भी ये डिबेटेड है, अभी भी ये ओपन है, तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल। आई होप कि सुपर कंडक्टिविटी वाला फंडा क्लियर हो गया, मतलब आप लोगों ने काफी हद तक इसको समझ लिया होगा। फिर सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल की बात करते हैं। देखो नॉर्मली आप सब लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल वगैरह सब के बारे में सुना होगा, समझ लो माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी कुछ ना कुछ वैसा ही है। यहां पर एक टीम है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनॉइस में, जिसने पहली बार उन्होंने एक ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसा फ्यूल सेल डेवलप कर लिया है जो कि माइक्रोब्स जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं ना, उनसे ही एनर्जी डायरेक्टली वो निकाल सकते हैं और उसको कम्युनिकेशन में या फिर पावर सेंसर्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जमीन के अंदर ऐसे मिट्टी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो कि बिजली बना सकते हैं। यही पूरा फंडा है और उन्होंने इस पर एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो यहां पर हम लोग समझते हैं कि सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल, क्या बोलते हैं इसको भाई? सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या चीज है, इसको जरा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं एक बार। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि मान लो ये हमारा सॉइल है ना, ये सॉइल है। सॉइल के अंदर ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू कई बार इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, है ना। यहां पर समझना आप लोग इस चीज को कि अगर हम लोग के पास एक ऐसा ही कोई मान लेते हैं सॉइल का लेयर है, तो इस सॉइल के लेयर के अंदर है ना, एक अंदर बहुत सारे ऐसे क्या हो सकते हैं? माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भाई? जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के साथ साथ अपने बाहर क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी निकालते हैं, है ना। अब चूंकि ये इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है आपके एटमॉस्फेयर में हर जगह, है ना, मस्त ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब इनके कनेक्शंस में आते हैं तो इनका एक कनेक्शन क्रिएट होता है, मतलब कि ये पूरे के पूरे माइक्रोब जो हैं ये एक एनोड के जैसे काम करते हैं। और ऊपर जो आपका ऑक्सीजन का पहला लेयर होगा, मान लो ये वाला लेयर, ये कुछ मान लो कैथोड के जैसे काम करने लगता है। और एनोड टू कैथोड एक करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है भाई, है ना। इसी करंट को बेसिकली हम लोग यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं, इन्हीं करंट्स को हम यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं। इन करंट से होगा क्या? मतलब जमीन के अंदर ही छोटे ऐसे हम लोग कनेक्शंस करके जमीन के अंदर ही हम लोग कुछ लाइट वाइट लगा सकते हैं, जो कि कभी भी वहां पर कोई जा रहा है तो उजाला कर दे, जल जाए, है ना। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, छोटे प्रेशर सेंसर्स की चीजें लगा सकते हैं। तो यही है तुम्हारा क्या? सॉइल बेस्ड माइक्रोबियल फ्यूल सेल। यहां पर वही है कि इनोवेटिव डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम लोग बायो इलेक्ट्रिक जनरेशंस कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं बाय यूजिंग एक्सो इलेक्ट्रोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। इसको कोई नया नहीं है, बेसिकली 1911 में इसको पहली बार डेवलप किया गया था, लेकिन इसके बेसिस पर थोड़ा सा अब ये चीज नया था। जिस हिसाब से इसका एप्लीकेशंस वगैरह आ रहा है, तो इसको हम लोग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स अगर हम लोग देख लेते हैं तो इको फ्रेंडली है, एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है। हम बोल सकते हैं कि ये बोथ वेट और ड्राई कंडीशंस में काम कर सकता है। पावर आउटपुट इसका कंपेरेबल टेक्नोलॉजी से 120% ग्रेटर है। इसकी लॉन्जिटिविटी तो भाई साहब इनडेफिनेटली हो सकती है, जब तक सूरज चांद रहेगा नहीं, जब तक बैक्टीरिया जिंदा रहेगा तब तक ये रहेगा। और बैक्टीरिया हमेशा बहुत एडवर्स सिचुएशंस में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह सब जिंदा रह सकते हैं। तो माइक्रोबियल ब्रेकडाउन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलते रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब लॉन्जिविटी तो किसकी कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। अगला आर्टिकल हमारा है फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट।
फर्स्ट स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट आप यहां पर देख सकते हैं। एलएनजी प्लांट हम लोग देखते हैं कि लिक्विड नेचुरल गैस की बात हो रही है यहां पर। तो ये पहला स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट है गेल के द्वारा, गेल लिमिटेड के द्वारा, कंट्री का बिगेस्ट गैस कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं उसके द्वारा, ये मध्य प्रदेश के अंदर में विजयपुर साइट है, वहां पर इस प्लांट को बनाया जा रहा है। इसके अंदर ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है वैसे तो मेरे हिसाब से। यहां पर बस हम इसको क्या बोलते हैं, SSLNG, स्मॉल स्केल एलएनजी। बेसिकली क्या होगा कि जहां पर भी भाई साहब जरूरत है, रिमोट एरियाज में है, वहां पर तुम क्या करो, एलएनजी को पाइप सप्लाई से मत भेजो, तुम सीधे ले जाओ, डिलीवरी इंश्योर कर दो ट्रक के माध्यम से, वाटरवेज से, रोडवेज से, रेलवे से, जैसे तुमको जहां जहां पर सहूलियत मिल जाए तुम उसके बेसिस पर वो एलएनजी पहुंचा दो। तो ये क्या कर रहा है, ये दीज आर यूजिंग ट्रक्स एंड स्मॉल बोट्स टू डिलीवर लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इन एरियाज विदाउट पाइपलाइंस। जहां तक पाइपलाइन नहीं गई है वहां पर सीधे सीधे SSLNG को तुम सप्लाई कर दो। ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, और लिक्विड फॉर्म में मतलब सुपर चिल्ड स्टेट में रहता है। इसका टेम्परेचर भी अगर तुम लोग देखोगे तो काफी ज्यादा मतलब बहुत ही कम रहता है, यहां पर -260 डिग्री सेल्सियस पर ये हम लोग इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये नेचुरल गैस है, एक लिक्विड फॉर्म में नेचुरल गैस का है, जो कि -260 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है फिलहाल के लिए, सेल्सियस नहीं है ये। और इनेबल इट्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स कैसे काम करता है, ये कम CO2 प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी तुम कोयले से कंपेयर करोगे या कोई भी नेचुरल ऑयल से कंपेयर कर रहे हो तो इन सभी जगहों से, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह है, तो इनसे ये जो है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है। और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, लिक्विड फॉर्म फैसिलिटेट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, काफी आसानी से कर सकते हो। ये इसलिए ऐसा हो जाता है ना क्योंकि जब तुम इसको कंप्रेस करते हो ना तो इसका जो स्टोरेज है वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब समझ लो कि 1000 टाइम कम से कम ये अपना वॉल्यूम कम कर लेता है लिक्विफाइड होने के बाद, तो इसीलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैसे, नेचुरल गैस क्लीन्ड ऑफ इंप्योरिटीज वगैरह सब कुछ हटाया, फिर उसको हम लोग -160 डिग्री सेल्सियस तक कूल कर देते हैं, और इसको कूल करने के बाद ये फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। ये बताया ना 600 टाइम कम स्पेस लेता है ये कम से कम। फिर अगला आर्टिकल हमारा प्लूटोनियम आइसोटोप से रिलेटेड है। प्लूटोनियम आइसोटोप को जरा ध्यान से समझते हैं। प्लूटोनियम आइसोटोप ये मान के चलना कि बाकी कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया एज ए कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लूटोनियम की जब भी बात आती है। तो अब आखिरकार ये प्लूटोनियम इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया एकदम से। प्लूटोनियम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि जो हमारा सेकेंड स्टेज रिएक्टर है, सेकेंड स्टेज रिएक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अभी इसके बारे में भी आर्टिकल है। तो उसमें हमारा प्लूटोनियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल। तो एक काम करते हैं, पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पढ़ लेते हैं, फिर यहां पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि फिर ये अगला आर्टिकल हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ही है। इसके बाद हम लोग फिर इसके पहले वाले टॉपिक को पढ़ लेंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या कहता है, अभी आपने देखा होगा कलपक्कम में एक मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के अंतर्गत तमिलनाडु में अभी हम लोगों ने क्या देखा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग प्रोसीजर को कंप्लीट कर दिया है हमने। अभी तो ये पुराना न्यूज है इसलिए स्टार्टेड बोल रहा है, अब कंप्लीट हो गया कोर लोडिंग। तो कोर लोडिंग का मतलब क्या है कि आपने उस पावर प्लांट के अंदर में जो आपको फ्यूल इस्तेमाल करना था आपने उसको सक्सेसफुली अंदर इंडक्ट कर दिया हो, है ना। तो अब यहां पर इसको समझना कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बेसिकली क्या है। मोर ऑन न्यूज। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज आपको समझना है कि जो हमारा एक भाविनी है, भाविनी क्या है भाई, भाविनी है तुम्हारा एक इंडियन 200 इंडियन कंपनी के साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। दूसरा कलर ले लेता हूं, ये क्या है, इन्होंने एक प्रेशराइज्ड PFBR बनाया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना। PFBR का मतलब नहीं, PFBR का मतलब है भाई सिंपल सा बताता हूं, ये है पायलटेड, है ना, पायलट प्रोजेक्ट है अभी इसका, सॉरी प्रेशराइज नहीं है ये, पायलट है, पायलट अभी पायलट प्रोजेक्ट है इसका, पायलट FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंडिजिनियसली बनाने की बात की है। अब ये क्या हुआ है, ये एक दूसरा PFBR भी आ गया। अभी तक का न्यूज क्या था भाई, इसका भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोर लोडिंग को तो भी समझ लेंगे। यहां पर हम समझ लेते हैं कि भाई साहब एक तो ऑलरेडी मद्रास में था, दूसरा एक और हम लोगों ने मतलब 2 PFBR बना दिए हम लोगों ने। यहां पर हम लोगों ने बोला द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग न्यूक्लियर फ्यूल असेंबलीज इनटू ए न्यूक्लियर, ये तो मैंने बता दिया आपको कोर लोडिंग का मतलब क्या होता है। फर्स्ट स्टेप जो है, अब अगला स्टेप जो होगा वो होगा क्रिटिकलिटी को अचीव करना। क्रिटिकलिटी जो है जैसा ही अचीव हो जाता है कोर लोडिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्रिटिकलिटी मतलब क्या है कि ऐसा एक फिजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना पड़ता है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि एक जब भी देखो फिजन रिएक्शन होते हैं, इसमें एक बड़ा एटम जो है वो टूट के 2 छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट होता है।
इसका मतलब ये बड़ा एटम टूटेगा कब? हम लोगों ने ये फाइंड किया कि जब इस पर तुम लोग एक न्यूट्रॉन दे मारो, मतलब तेजी से एक न्यूट्रॉन का हमला कर दोगे, तो ये दो छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस कुछ और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और खूब सारी एनर्जी निकलेगी। इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज भी करते हैं। तो बेसिकली क्या है यहां पर कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रॉन जैसे एक बड़े एटम को मारते हैं, टक्कर देते हैं, तो हम लोग को कुछ और भी न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अब ये न्यूट्रॉन्स आगे और भी सारे एटम से टकराएंगे, उनसे भी टूटने के बाद, मतलब उनसे टकराने के बाद फिर से और नए इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या एक चेन रिएक्शन बन जाता है। लेकिन ये चेन रिएक्शन जो अभी मैंने बताया वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। इसको हम लोग एटॉमिक बॉम्ब में यूज करते हैं। हमारा जो पावर ये सारे के सारे जितने भी हैं हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम लोग ज्यादातर करके क्या करते हैं, इनको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स हम लोग लगाते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स बेसिकली क्या करते हैं, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सोचो कि अगर इस 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं, इनसे 2 न्यूट्रॉन अगर हम एब्जॉर्ब कर लें, तो अब यही एक न्यूट्रॉन बचेगा, एक न्यूट्रॉन किसी और एटम पे भिड़ेगा, वहां से भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, तो 2 न्यूट्रॉन फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर एक न्यूट्रॉन। तो हमारा चेन रिएक्शन तो चलता रहेगा, लेकिन इससे एक्सप्लोजन नहीं हुआ कभी भी। वो चेन रिएक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करने लगेगा, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही चेन रिएक्शंस होंगे। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और यही कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को अचीव करना ही क्रिटिकलिटी कहलाती है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग अब यहां पर 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी एफबीआर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेज है। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं एक बार। इसको समझने के लिए तुमको थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी अपने होमी जहांगीर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट को। 3 स्टेज क्या क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो है वो तुम्हारा क्या है, यहां पर है तुम्हारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास होता है नेचुरल यूरेनियम, जैसे कि यूरेनियम 238, और इसके साथ साथ हम लोग यूरेनियम 235 का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तुम्हारा जो है एनरिच्ड है, एनरिच्ड फ्यूल जो है उसको तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, है ना। और नेचुरल यूरेनियम के अंदर में ये भी बता देता हूं कि नेचुरल यूरेनियम के अंदर में ये क्या है, हमारे लिए नेचुरल यूरेनियम है। नेचुरल यूरेनियम के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो यूरेनियम 235 का अमाउंट होता है वो 0.7% ही होता है बस। उसको हम लोग एनरिच करते हैं, इसका मतलब है कि उसका परसेंटेज बढ़ाते हैं। नेचुरल यूरेनियम में जो हमारा फिसाइल मटेरियल है, देखो एक बात को समझना, 2 चीजें होती हैं, इसको भी फटाफट से समझ लेते हैं। एक होता है तुम्हारे सामने क्या, फिसाइल मटेरियल, और एक होता है तुम्हारे सामने क्या, फर्टाइल मटेरियल। दोनों में अंतर क्या है, फिसाइल मटेरियल कैन डायरेक्टली अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, व्हाइल फर्टाइल मटेरियल कैन प्रोड्यूस वन मोर रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच कैन अल्टीमेटली गो डायरेक्टली इनटू न्यूक्लियर फिजन। मतलब कि फिसाइल मटेरियल तो तुम्हारा सीधे सीधे न्यूक्लियर फिशन, उसको एक न्यूट्रॉन दे मारोगे टूट के बिखर के एनर्जी दे देगा। लेकिन फर्टाइल मटेरियल को अगर तुम एक न्यूट्रॉन फेंक के मारोगे तो वो न्यूट्रॉन उसको अल्टीमेट एनर्जी नहीं देगा, बल्कि वो उसको किसी एक ऐसे एटम में बदल देगा जो कि फिर उस वाले एटम पर अगर तुम एक बार खींच के न्यूट्रॉन मारोगे फिर वो फिजन करेगा। तो फर्टाइल मटेरियल कैन ब्रीड फिसाइल मटेरियल। जब भी फर्टाइल मटेरियल को तुम एक न्यूट्रॉन से फेंक के मारते हो तो ये फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस हम लोगों ने अपने फर्स्ट स्टेज में यहां पर इख्तियार किया कि हमारे पास कुछ, देखो न्यूक्लियर, जब भी हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को बाकी सभी देशों में क्या होता है, बाकी सभी देशों में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। ये यूरेनियम 235 का एनरिच्ड फ्यूल इस्तेमाल होता है। अभी मैंने बताया कि नेचुरल यूरेनियम में तो सिर्फ ये 0.7% तक ही होते हैं, लेकिन हम इसको एनरिच करते हैं। इस एनरिचमेंट के प्रोसेस में जो हमारा नेचुरल यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235 आता है, उसमें हम लोग इसका परसेंटेज बढ़ा के 3 से 5% कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन दे मारते हैं। मतलब कि हमने क्या किया, इस यूरेनियम एटम को एक न्यूट्रॉन तेजी से खींच के मारा, तो अब इससे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, है ना। उनमें से क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन हमने वापस से देखा कि यूरेनियम 238 पर जाके टकरा रहा है। तो अल्टीमेटली ये फर्टाइल मटेरियल है हमारे लिए, और फर्टाइल मटेरियल एक फिसाइल मटेरियल को जन्म देता है, उसका नाम है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 जो है ना, ये बेसिकली तुम्हारा कहीं से भी नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है, ये इसी प्रोसेस से बन सकता है सिर्फ। तो प्लूटोनियम 239 क्या है, तुम्हारे लिए फिसाइल मटेरियल है।
ये फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल तो यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम था। इस पर एक न्यूट्रॉन जब तुम्हें दे मारा तो तुमने क्या बना दिया, प्लूटोनियम 239। अब तुम इसका जो है संग्रहित कर रहे थे इसको कई सालों से, है ना, बहुत सालों से, 20 25 30 सालों से हम लोग प्लूटोनियम 239 निकाल रहे थे, जिसके बेसिस पर हम लोग अपना स्टेज 2 क्लियर कर सकें। स्टेज 2 जो है हमारे लिए, स्टेज 2, इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो आता है PFBR पर, मतलब कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये जो प्रोटोटाइप या फिर पायलट प्रोजेक्ट है इसका, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें हम लोग बेसिकली यही काम करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्लूटोनियम 239 जो यहां से प्रोड्यूस हुआ था उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर भी थोड़ा सा हम लोग वैसे तो हम लोग यही करते हैं कि हम लोग यहां पर इसके साथ में यूरेनियम 238 का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जो कि यहां पर भी हम लोग कर रहे थे। तो ये भी नेचुरल यूरेनियम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब यूरेनियम 238 और प्लूटोनियम 239 पर हम लोग जब स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो ये प्लूटोनियम 239 तो बिखर कर दो छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी से एक न्यूट्रॉन जो है वो चला जाता है यूरेनियम 239 पर और अगेन क्या बना देता है, प्लूटोनियम 239। अब समझ रहे हो आप कि इसका नाम एक्चुअल में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पड़ा ही इसीलिए है कि ब्रीडर वर्ड जो आया है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि ये ब्रीडर एक्चुअल में प्लूटोनियम को जितना यहां पर दिया नहीं है उससे ज्यादा प्लूटोनियम तो ये ब्रीड करके दे देता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्रीडर। ये ब्रीडर, ये फ्यूल ब्रीड कर देता है तुम्हारे लिए, जितना फ्यूल तुमने इस्तेमाल नहीं करना है उससे ज्यादा तुम्हें फ्यूल दे देता है, इसीलिए इसको ब्रीडर बोलते हैं। फास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यूजुअली हमारे जैसे कि ये प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर था, इसमें न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं ना, ये न्यूट्रॉन्स जब रिएक्शन के टाइम पर निकलते हैं तो बहुत स्पीड में निकलते हैं। उतने स्पीड से अगर तुम किसी भी ऐसे फिसाइल मटेरियल पर जाके उस न्यूट्रॉन को टकराने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी फिजन रिएक्शन में नहीं आता है। वो बोलता है कि भाई साहब मुझे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए इंस्टेड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो कई बार हम लोग को फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। तो हम लोग यहां पर फर्स्ट स्टेज पर हम लोग मॉडरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसका वर्ड जो फास्ट है वो फास्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर फास्ट न्यूट्रॉन भी चलेगा, इसको स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। फास्ट वर्ड आया है इस फास्ट न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कि न्यूट्रॉन फास्ट हो तो भी चलेगा, रिएक्टर कैसा होगा, इतना कि वो और ज्यादा फ्यूल ब्रीड करे। तो इसका ये पहला स्टेज हो जाता है। दूसरे स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग प्लूटोनियम 239 जो और ज्यादा ब्रीड हो रहा है उसके साथ साथ हम लोग थोरियम 232 का इस्तेमाल करने लगते हैं। थोरियम 232 का, तो प्लूटोनियम टूट के न्यूट्रॉन दे रहा है। अब इसमें ये इसका सेकंड स्टेज है ना, अपना स्टेज 2 का सेकंड स्टेज। प्लूटोनियम 239 का जो एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन यहां पर निकला वो न्यूट्रॉन थोरियम 232 पर आता है। थोरियम 232 हमारे पास बहुत सारा है, पूरे विश्व का 25% से भी ज्यादा थोरियम रिजर्व हमारे इंडिया में ही है ना, मोनाजाइट सैंड वगैरह। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर हो जो कि थोरियम बेस्ड हो। तो थोरियम जो है वो 232 जो है वो यहां पर आता है और ये अगेन एक न्यूट्रॉन को ऐड करके, ये थोरियम 232 अगेन क्या है, फर्टाइल मटेरियल है। अब इससे एक फिसाइल मटेरियल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 क्या है, एक फिसाइल मटेरियल है, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग नहीं है। जैसे यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 दीज आर नेचुरली अकरिंग, बट यूरेनियम 233 नेचुरली अकर नहीं करता है, वो इस प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं उसको। तो अब यूरेनियम 233 जो बन गया, अब इसी का इस्तेमाल आप लोग स्टेज 3 में करोगे। स्टेज 3 जो है तुम्हारे लिए वो कहलाता है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, AHWR, और इसका अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ है। ये बनेगा कम से कम 2035 में, 2040 तक में बनेगा ये सब, है ना। अभी हम लोग किस स्टेज पर पहुंचे हैं, PFBR पर पहुंचे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रोटोटाइप पर पहुंचे हैं सिर्फ। उसके बाद अभी सेकंड स्टेज वाला भी बाकी है, तो इन सबको फ्यूचर में पूरा करने में समय लगेगा। फिर हम लोग पहुंचेंगे अपने एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर पर। तो ये पूरा तुम्हारा 3 स्टेज हो गया। अब जरा तुम इस आर्टिकल को समझ सकते हो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या क्या लिखा है। न्यूक्लियर रिएक्टर नोन एज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एम्प्लॉयज फास्ट न्यूट्रॉन, फास्ट आ गया ना, फास्ट न्यूट्रॉन इस पे चल जाता है, तो इसीलिए इसका फास्ट आ गया। टू प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट रिक्वायर्स फॉर पावर जनरेशन, जितना फ्यूल इसमें जरूरत है उससे ज्यादा तो फ्यूल क्या करता है, ये प्रोड्यूस कर देता है, इसीलिए ब्रीडर हो गया। ये फ्यूल जो मेड होता है वो यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्सचर से होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉक्स बोलते हैं। अब यहां पर देखना, यही तो लिखा है हमने, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्सचर है कि नहीं, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोल रहे हैं मॉक्स। Uranium plutonium mixed oxide will be used by fast breeder reactor. The blanket of uranium 238 that surrounds the fuel core
विल अंडरगो न्यूक्लियर ट्रांसमिशन टू क्रिएट एडिशनल फ्यूल। वही सारी सी बातें यहां लिख रहा है, बस इसी को इसलिए ब्रीडर बोलते हैं, ये बात लिख दी है इसने। अब ये हम लोग को समझ में आ गया। तो यहां पर बस इंडिया का थोरियम रिजर्व जो है वही यहां पर लिखा हुआ है कि हमारे पास वर्ल्ड का 25% से ज्यादा केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड के अंदर में आपको थोरियम मिल जाता है। और बहुत ही नॉर्मल सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मोनाजाइट सैंड के बारे में खोजा है। मोनाजाइट सैंड में आपको बहुत ज्यादा भर भर के थोरियम मिलता है। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई हो तो हमारा एक आर्टिकल तो कंप्लीट हो ही गया है। इसके साथ साथ हम लोग जरा अपने प्लूटोनियम आइसोटोप को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। भाई प्लूटोनियम आइसोटोप क्या कह रहा है? हमने देखा कि प्लूटोनियम का 239 वर्जन क्या है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात फिक्स्ड है। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्लूटोनियम 239 है, इस पर भी कई बार ऐसा होता है कि प्लूटोनियम 239 टूटने के बजाय एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके क्या बना देता है? प्लूटोनियम 240 बना देता है। ये जो है प्लूटोनियम 240, ये अपने आप में सही भी है और खराब भी है। क्यों है दोनों, समझाता हूं मैं आपको। प्लूटोनियम 240 जो है ये फिसाइल मटेरियल नहीं है, तो ये कई बार अगर आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ये ज्यादा बन गया तो आपकी क्रिटिकलिटी को तोड़ देता है। वो चेन रिएक्शन ये तोड़ देगा, क्योंकि ज्यादा बन गया है ना। तो ज्यादा ये नहीं बनाना था, हम लोग को यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बनाना था। लेकिन अगर प्लूटोनियम 240 ज्यादा बन गया तो हमारा रिएक्शन, चेन रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या मिल सकता है कि अगर लिमिटेड क्वांटिटी में प्लूटोनियम 240 बनता रहा तो तुम्हारा वो जो पावर प्लांट है ना वो बहुत ही सेफ हो जाता है। मतलब हम लोग मानते हैं कि अगर प्लूटोनियम 240 एक लिमिटेड अमाउंट में बन रहा है तो वहां पर कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 240 उसको कंट्रोल कर देता है। 240 के साथ लेकिन एक समस्या है। एक समस्या क्या है कि किसी एक सर्टेन एनर्जी लेवल पर ये अचानक से फिसाइल मटेरियल में बदल जाता है। मतलब कि ये कभी अगर एक्सप्लोजन होता है तो बहुत ही इमीडिएट एक्सप्लोजन होता है इसका। तो प्लूटोनियम 240 अगर इसीलिए बहुत ज्यादा अमाउंट में बन गया तो हमें नहीं पता है कि किस टाइम पर ये एक्सप्लोड हो जाए। तो इसीलिए इसका जो अनसर्टेनिटी है वो काफी दिक्कत करता है। अब यहां पर ये कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कन्वर्ट होता था, क्या होता था, इन सब के बारे में कोई रिसर्च अभी दुनिया में खास तौर से उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने यूरेनियम पावर रिएक्टर का इस्तेमाल करने में लगे हैं। कोई भी प्लूटोनियम बेस्ड पावर रिएक्टर को इस्तेमाल में ही नहीं लाता है। तो अभी फिलहाल में एक यूएस की एक कंपनी है जिसने एक अच्छा सा स्टडी किया है। उसने प्रॉम्प्ट फिशन न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम बनाया। अब ये प्रॉम्प्ट फिशन न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ये वही वाले न्यूट्रॉन हैं जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे अभी न्यूक्लियर फिजन के बाद बस ये न्यूट्रॉन निकले ही हैं, इनको जाके दूसरे एटम से टकराना ही है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट फिशन न्यूट्रॉन। अब इसी का प्रॉपर उन लोग स्टडी करके एक स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जो इसकी स्टडी है ना, उसकी स्टडी से हम लोग को प्लूटोनियम 240 को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसीलिए हम लोग अपने सेकेंड स्टेज के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के डिजाइन को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। यही पूरा आर्टिकल यहां पर लिखा हुआ है। अब इस बात को आप खुद ही समझ रहे हो कि इसको बिना इतने डिटेल में आपको बताए हुए ये आर्टिकल आपके बस का था ही नहीं कि मैं आपको समझा सकूं कि प्लूटोनियम 240 क्या कर सकता है। ठीक है भाई, तो आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में दिक्कत भी ये आएगी कि अभी तक हम लोग का ये मानना था कि जो एक स्टडी थी बस अभी तक, कि जो अभी तक यहां पर आपका ये पीएफएनएस के लिए जो था ये प्लूटोनियम 240 ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ में फिजन करता है, हमें इंड्यूस करने के लिए इतना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग को ये समझ में आया इस रिसर्च से कि इसको और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वही है कि अपने मॉडल को हम लोग काफी अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। वही है 240 और इसके फिजन के बारे में वही सारी चीजें लिखी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब याद रख लेना बस इस चीज को कि जो तुम्हारा प्लूटोनियम 239 होता है वो तुम्हारा क्या होता है? वेपन ग्रेड फिसाइल मटेरियल है। वेपन ग्रेड फिसाइल मटेरियल मतलब कि इसका इस्तेमाल तुम एटॉम बम बनाने में भी कर सकते हो। और बोथ प्लूटोनियम 239 एंड 240 आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशंस। दोनों बाई प्रोडक्ट में बनते हैं, प्लूटोनियम 239 भी और 240 भी, जिसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। यहां पर अब हम लोग, ये क्या लिखा हुआ था? अच्छा, वही 3 स्टेज यही लिखा हुआ है। अगला आर्टिकल जो हमारा है वो है टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर का। अपने आप में ये भी बड़ा ही सही है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है टोकामैक फ्यूजन रिएक्टर। क्या है? चाइना ने विश्व का पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग टोकामैक डिवाइस बना दिया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं HH70, है ना। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हो कि एक जॉइंट एफर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ITER,
ये बेसिकली ईयू के अंदर, फ्रांस के अंदर में एक टोकामैक बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। यूएसए मिला है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, इंडिया है, ऐसे बहुत मेजर कंट्रीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। वो सब लोग मिलकर विश्व का सबसे पहला एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का। अभी तक पूरे विश्व भर में क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर है। फ्यूजन रिएक्टर आज के डेट पर किसी के पास भी नहीं है। चाइना का जो ये एक्सपेरिमेंट भी है ना, ये भी एक्सपेरिमेंट फंक्शनल नहीं हुआ है। बस अभी तक इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, नए नए टेम्परेचर्स को नापने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या होती है। हम लोग को पता है कि फ्यूजन जो है वो अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस है सन के अंदर में, और सन के कोर में ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब यहां पर एक बात को समझने की आप कोशिश करना कि जब कोर की बात होती है तो वहां का जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को होने के लिए आपको कम से कम नहीं तो मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। जो सन का सरफेस है, मैं आपको बता देता हूं, सन का सरफेस जो है उस सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन हमें फ्यूजन रिएक्शन को अकर या फिर उसको बनाने के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो, उसके लिए हमें कम से कम मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान आएगा कैसे? हम लोग बोलते हैं यार इस तापमान को सिर्फ एक ही प्रोसेस से लाया जा सकता है, और वो है फिजन रिएक्शन। तो आप हमेशा देखोगे कि जब भी टोकामैक की बात होती है तो टोकामैक में फिजन रिएक्शन भी होगा, क्योंकि इसी फिजन रिएक्शन से वो मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान हम लोग अचीव करेंगे, और फिर इस मिलियन डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत आपका फ्यूजन रिएक्शन होगा। ठीक है भाई, इतनी बात आपको क्लियर हो गया। तो अब एक बात समझना, आपने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, जब भी आप किसी जगह पर एक इतना भयानक टेम्परेचर क्रिएट कर देते हैं मिलियन डिग्री सेल्सियस का, तो वहां के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई? प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सोचो कि प्लाज्मा में जो भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म्स में होते हैं। उसका एक अलग ही हम लोगों ने स्टेट दे दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। अब आपको लगता है कि ये जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका तापमान मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है, किसी भी प्रकार के मटेरियल में ये औकात है कि वो मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल ले? नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। वो पिघल जाएगा ना, उससे पहले ही पिघल जाएगा। मिलियन डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, उसमें तो कुछ भी पिघल जाएगा। हमें जितनी भी अभी चीजें पता हैं वो सब के सब मिलियन डिग्री सेल्सियस पर पिघल सकते हैं। तो अब सबसे दिक्कत की बात यह है कि इस मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान में अंदर फंसा हुआ प्लाज्मा, उसको हम कंटेन कैसे करेंगे? हम उसको रोक के कैसे रखेंगे? यहां पर जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो है कि हम एक मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतना स्ट्रांग होगा कि वो होल्ड करेगा किसको? प्लाज्मा को। मतलब कि प्लाज्मा को होल्ड करने के लिए हम कोई बर्तन या कोई मटेरियल का इस्तेमाल ना करके हम लोग एक बहुत ही हैवी मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसके मदद से हम लोग इस प्लाज्मा को एक लिमिटेड एरिया में कवर कर सकते हैं, उसको ढक के रख सकते हैं, मतलब कंट्रोल करके रख सकते हैं। इसीलिए टोकामैक को बनाना इतना डिफिकल्ट है बेसिकली, है ना। तो एक तो ये बात हो गई आपकी। दूसरा, यहां पर आप एक बात और समझना कि ये तो देखो प्लाज्मा वगैरह की बात हो गई आपकी, यहां पर आपने ये भी समझ लिया, टोकामैक के बारे में समझ लिया। अच्छा, टोकामैक क्या होता है बता देता हूं। टोकामैक बेसिकली वही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकामैक। अब आप लोगों से मैं कमेंट सेक्शन में एक आंसर चाहूंगा कि टोकामैक ये नाम कहां से डिराइव होता है? रशिया से नाम डिराइव हुआ है, वैसे मैं बता देता हूं, लेकिन इसका फुल फॉर्म कहां से लिया गया है वो जरा आप लोग एक बार बताना। टोकामैक ये नाम जो है ये कहां से आया, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग जरा सर्च करके बताना। बेसिकली ये डोनट शेप्ड कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है ये। अब यहां पर वही सारी चीजें हैं जो कि मैंने आपको बता दिया है सब कुछ ऑलरेडी। ITER के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो जैसे मैंने बताया कि ITER जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पर यूएस, रशिया, जापान, इंडिया, चाइना, यूरोप और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का एक कोलैबोरेशन है। यहां पर फ्रांस के अंदर में इसको बनाया जा रहा है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां पर ना फ्यूजन पावर गेन की बात होती है। फ्यूजन पावर गेन, फ्यूजन पावर गेन का मतलब मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। जो अभी तक हमारे टोकामैक का टारगेट है, किसी भी टोकामैक को अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये जो फ्यूजन पावर गेन है इसको Q से डिनोट करते हैं। ये हमें 10 या 10 से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो, अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अपने आप ही हो जाएगा कि हम जाएंगे और किसी फास्ट बॉलर को बुलाएंगे और बोलेंगे कि एक न्यूट्रॉन खींच के मार दो उसके एटम पर, वो फट जाए और न्यूक्लियर फिजन स्टार्ट हो जाए? नहीं, न्यूक्लियर फिजन के लिए भी हम लोग को एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, तभी तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो हम लोग मतलब इसके अंदर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये इनपुट का है और जिसके बेसिस पर हम लोग आउटपुट में भी क्या लेना चाहते हैं, एनर्जी लेना चाहते हैं। बस हमारा मकसद ये है कि हम एनर्जी कम दें और हमारा एनर्जी आउटपुट ज्यादा निकले, बस यही हमारे लिए गेन होगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों को ये समझ में आया है कि देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 10 मेगावाट की एनर्जी देते हैं, तो हम लोग का अगर Q 10 या 10 से ज्यादा हो तो इसका 10 गुना मतलब कि 100 मेगावाट की एनर्जी कम से कम प्रोड्यूस होनी चाहिए। ये तब डिफाइन करेगा तुम्हारा क्या, टोकामैक को डिफाइन करेगा। आज तक हम लोग, दिक्कत की बात यह है कि हम लोग कभी भी इस पूरे Q को 1 के ऊपर ले ही नहीं जा पाए हैं। मतलब हम लोग जितना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं उतना एनर्जी भी हम लोग बाहर आउटपुट में नहीं ले पाए हैं। अभी तक का जो हम लोग देखते हैं वो कितना है भाई, Q इज इक्वल टू 0.67, ये सबसे मैक्सिमम गया है। इसीलिए तो हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंटल जोन पर ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी टोकामैक इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल टिल डेट। अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। जब ये Q इज इक्वल टू 1 के ऊपर जाएगा तब तो हम बोलेंगे कि हमने 10 वाट मेगावाट एनर्जी दिया और हमें बदले में 12 मेगावाट मिल गया, 15 मेगावाट मिल गया, 20 मेगावाट मिल गया, उसका दुगुना मिल गया, उसका 3 गुना मिल गया। हमें अचीव क्या करना है, 10 गुना एनर्जी अचीव करना है फ्यूजन रिएक्शन से। तो वो चीज अभी भी नहीं अचीव हुई है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है नेशनल मिशन फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब ऐसा तो कुछ बहुत खास नहीं है इस आर्टिकल में, बस ये है कि एक नेशनल मिशन बना दिया गया है जिसके बेसिस पर वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देगा, जिसके बेसिस पर आप लोग, जैसे ये इन्वायरमेंट का थोड़ा सा टॉपिक है कि कार्बन कैप्चर कर सको, उससे कुछ उसको टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सको जिसके बेसिस पर आप उस कार्बन को कैप्चर करके उसको स्टोर करके उसको कहीं और स्टोर मतलब यूटिलाइज कर सको। इसके लिए आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दी जा रही है ना, कार्बन प्राइसिंग, ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें जो है, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना, कार्बन टैक्स क्रेडिट सिस्टम को लेके आना, PLI मतलब कि आपको डायरेक्ट मतलब ऐसे लिंक्ड इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, इसमें पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव हो गई है। और फिर इसके बाद मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मतलब मोर और लेस मुझे लग रहा है कि इन्वायरमेंट का टॉपिक है, पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है आपका मतलब कार्बन ऑफ ट्रेडिंग बोल सकते हैं इसको, कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मान लो इसे भूटान देश है, भूटान जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो एक कार्बन नेगेटिव जोन है उसमें, मतलब कि वो जितना कार्बन इमिट नहीं करता है उससे ज़्यादा तो वो कंजर्व कर लेता है कार्बन, मतलब उससे ज़्यादा वो स्टोर कर लेता है कार्बन अपने ग्रीनरी, अपने एनवायरनमेंट के कारण में। तो मान लेते हैं कि अगर 1000 टन कार्बन बांग्लादेश ने, या फिर भूटान के एग्जांपल लेते हैं, 1000 टन कार्बन बांग्लादेश ने प्रोड्यूस किया और अल्टीमेटली 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 9,000 टन नेगेटिव में चल रहा है भूटान। तो अब यहां कार्बन ट्रेडिंग का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी कंट्री लाइक इंडिया, अगर वो उसका लिमिट था मान लो 10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकते हो, कार्बन इमिट कर सकते हो, दैट्स इट। लेकिन इंडिया ने कितना कर दिया, 1500 कर दिया, 15,000 क्या कर दिया उसने, कार्बन इमिट कर दिया। तो उस केस में जो 5,000 यूनिट एक्स्ट्रा एमिट किया है इंडिया में, वो ट्रेड कर सकता है भूटान के साथ में कि भाई तुम्हारे पास तो देखो ज्यादा लिमिट है, तुमने तो उतना किया नहीं है, तो मुझे कार्बन ट्रेडिंग के अंतर्गत मुझे तुम अपना जो एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट्स तुम्हारे पास बचे हैं वो मुझे बेच डालो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन क्रेडिट्स बोलते हैं। कार्बन क्रेडिट्स भूटान के पास होगा और इसको खरीद लेगा कौन, इंडिया। तो ऐसे में कार्बन ट्रेडिंग करके हम लोग ऐसे मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं कि इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो यहां पर एक बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जहां पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को परमानेंटली स्टोर करने की बात करते हैं। हम लोग ये बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा कोई भी यूज्ड कोल बेड है, या फिर जहां से हम लोगों ने कोल माइनिंग की है, या फिर ऐसा कोई भी एरिया है जहां पर हम लोग मतलब अब उसका इस्तेमाल नहीं है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर डंप कर सकते हो। तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी बना लो, डायरेक्ट एयर कैप्चर जैसे कोई टेक्नोलॉजी बना लो। तो यही सारी चीजें यहां पर लिखी हैं, कोई खास ये आर्टिकल मुझे लगा नहीं, ये ऐसा ही है बस। अब आता है हमारा अगला आर्टिकल, भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ये क्या है कि हमारा 2024 का जो बजट है ना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत स्मॉल रिएक्टर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया है और इस पर फंडिंग वगैरह भी एलोकेट की गई है। अब यहां पर यह देखा गया है कि जो हमारा भारत स्मॉल रिएक्टर है, भारत स्मॉल रिएक्टर, अब वहां पर बस इसमें यही देख लेना कि नॉर्मली जैसे हम लोग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, PHWR, ये वैसे ही है ना। लेकिन बस यहां पर जो मैक्सिमम पावर कैपेसिटी है वो कितनी है, 220 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर। मतलब कि नॉर्मली क्या है कि अगर हम लोग बड़े पावर प्लांट्स लगाते हैं तो उनका फटना उनसे, या फिर मतलब आप बोल सकते हो कि एक वहां पर ना
मतलब प्रॉब्लम ये सेफ्टी कंसर्न्स वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जब ये छोटे प्लांट्स लगाते हैं तो इनका इतना प्रॉब्लम नहीं आता, इनको हम लोग मल्टीपल जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत अब इसी पर जोर दे रहा है, इंडिया इसी पर जोर दे रहा है कि भाई अब तुम ना स्मॉल रिएक्टर बनाओगे, उसके बेसिस पर तुम स्मॉल एरियाज में, जो रिमोट एरियाज हैं, जो ऐसे बाहर दूर दराज के एरियाज हैं, वहां पर इन पावर प्लांट्स को स्टैब्लिश करो, जिससे कि हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की जो कैपेसिटी है, जो टारगेट है, उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएं। यहां पर बस एक बात का आपको ध्यान देना है कि यहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। यहां पर जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये स्मॉल है, मॉड्यूलर है, और मॉड्यूलर का मतलब होता है कि तुम किसी भी चीज को यहां पर असेंबल कर सकते हो। मतलब कि तुम इस रिएक्टर के अलग अलग कंपोनेंट्स को तुम क्या करते हो, अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हो, और जहां पर भी तुमको इनको लगाना होता है ये उनको तुम ले आते हो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दे आर द मिनिएचराइज्ड वर्जन ऑफ लार्ज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिनको कि तुम बाद में क्या कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। पर्पस वही है कि अगर तुम्हारा 300 मेगावाट के नीचे की अगर कोई भी रिएक्टर पावर प्लांट्स को लगाना है तो तुम वहां पर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगला आर्टिकल हमारा है, विश्व का पहला CO2 मीथेनॉल प्लांट बना है। देखो एनटीपीसी ने सक्सेसफुली अनाउंस कर दिया है कि अब वो CO2 को कैप्चर करने के लिए, मतलब कि जो भी एक फ्यूल गैस प्रोड्यूस होता है उसको वो एक पेम के इस्तेमाल से, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के इस्तेमाल से वो क्या कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब कैप्चर कर सकता है हवा में, और इसको वो तुरंत के तुरंत इस पेम इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करके वो उसको तुरंत के तुरंत मीथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, और मीथेनॉल में कन्वर्जन के बाद उसका मल्टीपल यूसेज हो सकता है। तो वही बता रहा है कि मीथेनॉल जो है CH3OH, जिसको हम लोग मिथाइल अल्कोहल या इसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है और ये तुम्हारे लिए क्लियर, कलरलेस और फ्लेमेबल लिक्विड है, सबसे बड़ी बात है, और इसका एक अलग से ऑर्डर आपको समझ में आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी की प्रॉपर्टीज क्या है कि मीथेनॉल जो है वो कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है, बहुत मतलब अच्छा खासा आग लगा लेता है, टॉक्सिक, मेकिंग इट अ वर्सेटाइल येट हजार्डस सॉल्वेंट दैट रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अब इसीलिए मिथेनॉल के एप्लीकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली कई बार आपको फ्यूल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल में आ सकता है, इसको हम लोग कई बार इंजन्स में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल सेल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम लोग फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड के तौर पर फीड स्टॉक में भी काम कर सकते हैं। तो कई बार इसके ना मल्टीपल काम हो सकते हैं, और इन्हीं सब मल्टीपल कामों के अनुसार हम मिथेनॉल को कई सारी जगहों पर यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो हमारा कार्बन कैप्चर का जो डिवाइस था ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और इसीलिए सबसे पहला मिथेनॉल प्लांट हमने लगा दिया है। तो इसी की पूरी बात थी। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये लेक्चर सही लगा होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इतने ही आर्टिकल्स थे आपके लिए, है ना। नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें और हैं, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि यहां पर मिथेनॉल कन्वर्जेंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, मिथेनॉल कन्वर्जेंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की बात हो रही है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात हो रही है, और हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली पेम इलेक्ट्रोलाइजर में ही बनता है आपका, और आपका मिथेनॉल सिंथेसाइज होता है यहां से। अब यहां पर मिथेनॉल सिंथेसाइज हो जाएगा तो बस फिर आप इसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये कन्वर्जन यूनिट जो है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये CO2 को मिथेनॉल में कन्वर्ट करता है, सस्टेनेबल फ्यूल है आपके लिए, और ये कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट है। दैट्स इट। यहां पर आप फ्लू गैस के बारे में समझ लेना। फ्लू गैस क्या होता है? फ्लू गैस बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है जो आपके कोल पावर प्लांट से निकलता है ना। बहुत सारे गैसेस होते हैं इसमें। बेसिकली क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। यहां पर कुछ पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं। जब हम इसको कैप्चर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये काफी हद तक इसको कंट्रोल कर लेगा। अगला आर्टिकल हमारा इंडिजिनियसली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के ऊपर है। अब यहां पर हम लोग यही देख रहे थे कि इंडिया ने थर्ड इंडिजिनस बिल्ट 700 मेगावाट का एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी बना लिया है। अब इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिस्कस भी कर लिया कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर हमारा वही स्टेज 1 का है, ये है ना, स्टेज 1 का है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बाहर से रशिया हो गया, दूसरे कंट्री से हम लोग इसको लेके आते थे और वहां पर फिर उनकी मदद से हम लोग इस्तेमाल करते थे। टोटल अब देखा जाए तो हमारे पास ऐसे कितने हैं भाई, 18 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। अब उसमें एक हम लोगों ने ऐड किया है कि इंडिया का तीसरा हमारा इंडिजिनसली बिल्ट 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बन गया है। कहां पर? ककरापाड़। कहां गया भाई? ये रहा ककरापाड़ एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में। अब इसकी भी क्रिटिकलिटी जो है बस वो अचीव होने ही वाली है और इसके बाद में हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो 1960 में राजस्थान के अंदर में स्टैब्लिश हुआ था। ये कनाडा के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया ने बनाया था। इसके अलावा
आप इसके अंदर देखोगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर में, तो यहां पर मॉडरेटर के लिए कूलेंट के तौर पर किसका इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेटर और कूलेंट के तौर पर हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग D2O बोलते हैं, D2O। ये D2O यहां पर है आपका, ये यहां से मिल जा रहा है। फिर यहां पर आपका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि आप इसमें नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये आपके लिए प्लूटोनियम ब्रीड करता है, और प्लूटोनियम अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने अगले स्टेज पे कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हो गया भाई। फिर क्या है आपका अदर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि होते हैं लाइट वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इन सब जगहों पर हम लोग किस हिसाब से कूलेंट और मॉडरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में बस ये लिखा होता है। ठीक है भाई, इतना ही था आज के इस लेक्चर में। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और क्लियर होगा सारी चीजें। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।